नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर के ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आप नीट स्टूडेंट हैं तो पहले वो 7 लेक्चर ध्यान से देख कर आए, क्योंकि वहां पर हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। ओके राइट। अब इस लेक्चर से हम लोग बचे कुछ पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और अपने लेवल को अप करते जाएंगे। सो आने वाले सारे लेक्चर्स में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते जाएंगे बेटा। ओके, सो चैप्टर का नाम क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज। सर एनवायरनमेंट में इतना इशू है, सर छोड़ो ना, मेरे पर्सनल लाइफ में कितना इशू है उसका क्या। यही 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 प्रॉब्लम है इंसान की। इतना सेल्फिश, इतना खुदगर्ज हो गया है कि उसको खुद का प्रॉब्लम नजर आता है, पर्यावरण का प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। ओके, इसीलिए इस चैप्टर में अभी हम लोग आने वाले सारे लेक्चर्स में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते जाएंगे। याद रखो, कुदरत पहले, इंसान बाद में। वेरी इंपॉर्टेंट। हम उल्टा सोचता है, पहला खुद के बारे में सोचता है, फिर कुदरत के बारे में सोचता है बेटा, जो कि गलत है। ओके, नाउ एनवायरमेंटल इश्यूज में फर्स्ट पॉइंट, कुदरत में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब क्यों हो रहा है बेटा? इसके दो मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल यानी बहुत ज्यादा। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान की आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही है, फट रही है, फट रही है, धमाका हो रहा है बेटा। ओके, सो इंसान की आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और तो और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फटाफट खड़ी की जा रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, जिसके वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो इंसान की बढ़ती आबादी और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर इज रैम्पेंट लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स over past 10 decades. रैम्पेंट लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रैम्पेंट यानी बहुत ज्यादा, नेचुरल रिसोर्स का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है ओवर पास्ट 10 डेकेड्स। अब इसमें ये याद रख बेटा, 1 डेकेड यानी इट्स अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ओके, सो 10 डेकेड यानी 100 साल। पिछले 100 साल में इंसान की बढ़ती आबादी और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुदरत का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान को हम बोलते हैं पोल्यूशन। ओके, अब पोल्यूशन के अलग अलग टाइप बेटा। द फर्स्ट टाइप इज एयर पोल्यूशन, सेकेंड टाइप दैट वी विल कंसीडर इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड टाइप वी विल टेक इज नॉइज पोल्यूशन, देन बेटा कम्स सॉइल पोल्यूशन, एंड द लास्ट टाइप विल बी पोल्यूशन बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, अब इसमें से नॉइज पोल्यूशन वाज लेटर ऑन कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये मैंने मेरे बेसिक वाले लेक्चर में तुमको ऑलरेडी सिखाया है बेटा। ओके, एयर पोल्यूशन के कुछ बचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं। एयर पोल्यूशन में ना बेटा अभी 2 टाइप होता है। ओके, जब हवा दूषित होती है ना तो 2 टाइप होता है। एक होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे सब्सटेंसेस हवा में तैर रहे होते हैं। यानी समझो ना, गाड़ी से जब धुआं निकलता है, राइट, सो जो काला धुआं वाला पार्ट है बेटा, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे हैं, कार्बन पार्टिकल्स तैर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर बेटा। ओके राइट। और दूसरा होता है गैसियस पॉल्यूटेंट, जो गैस रहती है जो खराब हो चुकी है और या फिर नुकसानदायक या टॉक्सिक गैस होती है बेटा। ओके, सो इसमें से फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। Now in particulate matter, what we are supposed to know is number 1, particulate matter solid भी हो सकता है और particulate matter liquid भी हो सकता है। इस particulate matter का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका साइज 1 माइक्रोमीटर या उससे कम रहा तो ये सब्सटेंस हवा में उड़ते रहेगा, सो इट इज फाउंड इन एयर। और अगर उसका साइज
10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर यानी थोड़ा भारी है ना बेटा, इससे ज्यादा है यानी हैवी है, तो ऐसे याद रखो, अगर वो हैवी है तो वो सॉइल में सेटल हो जाएगा। सो एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना 1 माइक्रोमीटर और लेस इट इज फाउंड इन एयर, और अगर वो 10 माइक्रोमीटर साइज का है तो वो सॉइल में सेटल हो जाएगा। अब पार्टिकुलेट मैटर के एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? सो एग्जाम्पल में नंबर 1 इज स्मोक, यानी धुआं। ओके, नंबर 2 स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। ओके राइट, यानी जो धुआं है, काला धुआं है, उसके साथ साथ फॉग, फॉग यानी धुम्मस। तुमने देखा है ठंडी के टाइम पे ओके कैसे कोहरा छा जाता है बेटा, राइट, वो सफेद सफेद कलर का पूरा दिखता है ना हमको, रास्ते में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, उसको हम फॉग बोलते हैं। उसी के साथ साथ अगर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वाला स्मोक मिक्स हो जाए तो बेटा उसको हम बोलेंगे स्मॉग। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इज पेस्टिसाइड्स, then comes heavy metals, then beta dust, and last we will take is radioactive substances, that is radioactive elements। अब ये सब याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, ये सब के सब these are examples of particulate matter। Moving on, next एयर पोल्यूशन का दूसरा टाइप क्या पढ़ा था बेटा? फर्स्ट वाज पार्टिकुलेट मैटर, सेकंड टाइप इज गैसियस एलिमेंट। अब गैसियस एलिमेंट्स में ना बेटा कुछ एग्जांपल्स याद रखना है, कुछ जहरीली गैसेस, CO, CO2, NO, NO2, SO2। देख कितना इजी है, फ्लो पकड़, फ्लो, CO, CO2, NO, NO2, SO2, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, इतना तो समझदार है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके राइट, अब इसमें से ना कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये मैंने मेरे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप लोग जाके इसके प्लेलिस्ट में चेक करो। टोटल आपको 7 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से एक लेक्चर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे स्पेशली लिया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर, it is removed from the air during weathering of silicate rocks, during weathering of silicate rocks forming limestone। ओके अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, वेदरिंग यानी टूटना। जब एक पत्थर टूटता है ना, ओके, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो जब सिलिकेट रॉक्स टूटते हैं और लाइमस्टोन बनाते हैं तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सो वेदरिंग ऑफ सिलिकेट रॉक्स के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड खर्चा होता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड वी आर सपोज्ड टू नो इज वन single jet plane which flies across Atlantic, uses 35 tons of oxygen and releases 70 tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख, एक सिंगल जेट प्लेन जब उड़ता है ना अक्रॉस एटलांटिक, तो वो है ना 35 टन ऑक्सीजन खर्चा कर देता है। सोच, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट गैस, कितना महंगा है ऑक्सीजन। महंगा है मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है तो डॉक्टर विल चार्ज यू, बिल में ना ही विल चार्ज यू फॉर ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। 35 टन ऑक्सीजन इधर ही खर्चा हो जा रहा है बेटा।
एंड और तो और 70 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। ओके देखो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स अगर तुमको टेक्स्ट बुक में मिलते हैं राइट, तो पिछले वीडियो में जाके देखो क्योंकि हमने वो कवर कर लिए। हम लोग सिर्फ अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान देते जाओ। मैं हर एक पॉइंट कवर करूंगा, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं बेटा। जब जब समय रहेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू बाय क्रिएटिंग मोर वीडियोस बेटा। ओके सो 70 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय सिंगल जेट फ्लेम। चलो नेक्स्ट गैस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गैस इज CO। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है बेटा। ओके इट इज रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में से, यानी उसके पाइप से निकलता है। और ये गैस क्यों निकलता है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। जब भी कोई भी फ्यूल यानी ईंधन, ओके जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जिसको तुम जला के ना तरह तरह के एनर्जीज रिलीज कर सकते हो, जो जलाने के काम आता है बेटा। ओके सो अगर फ्यूल अधूरी तरीके से जले, पूरी तरह से जले नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। सो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट गैस लेते हैं बेटा, दैट इज NO एंड NO2। अब ये दोनों जो गैस है ना, दीज आर वेस्ट गैसेस which are released from automobile exhaust and from chemical industries। अब इसमें एक बात ऐसी है बेटा, ये जो गैसेस होती है जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हवा में वाटर वेपर के साथ कंबाइन होता है, और हवा में वाटर वेपर के साथ कंबाइन होने के बाद ये बना देते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके राइट, फिर ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, यानी कैसा होता है ना कि गर्मी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस हवा में रिलीज होती रहती है। और हवा में जो नमी है उसमें जो वाटर वेपर उसके साथ कंबाइन होकर ये एसिड बनाते हैं, जैसे यहाँ नाइट्रिक एसिड बनता है। और ये एसिड जो है ना वो बारिश के साथ ओके नीचे आता है। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि पहले बारिश में नहाना चाहिए, मजा आता है करके, राइट। ओके पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए बेटा। ओके क्योंकि ये जो एसिड रेन होता है ना, ये एसिड रेन धीरे धीरे हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तुमको मालूम है यही एसिड रेन की वजह से हमारा फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा है। ताजमहल की पूरी जो सरफेस है वो खुरदुरी होती जा रही है। इट इज बिकमिंग रफ, इट इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन बेटा। ओके सो पहले बारिश में नहाने का, पर घर पे नहाने का बेटा, बाहर नहीं नहाने का। बुरी बात, साइंस सीखे हो ना, बायो पढ़े हो, याद रखने का। ओके सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओके रिएक्ट्स विद वाटर वेपर सो एज टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। अच्छा अब ये नाइट्रिक एसिड किसको किसको नुकसान पहुंचाएगा? इट कॉजेस इरिटेशन ऑफ आईज एंड लंग्स। चलो लास्ट पॉइंट, at higher concentration it affects 3 organs। कौन सा ऑर्गन देखो? लंग्स, लीवर एंड किडनी। तो इतना तुम याद रख लो बेटा, ठीक है। चलो फाइन, ऑलराइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जहां उसका बेसिक लेक्चर तो लिया ही है पर उसका डायग्राम डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बेटा चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और फिर हम बात करेंगे कैटालाइटिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये दो के बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हमारे पिछले लेक्चर्स में अगर हम देखेंगे तो बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। बट बेटा आज मैं इसका और ज्यादा डिटेलिंग तुमको सिखाऊंगा, ध्यान दो। ओके अब पहली बात ये है कि सर ये जो
पूरा का पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमको कहाँ मिलेगा? सो बेटा ये सेटअप हमको मिलेगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। दिस इज कॉमनली फाउंड इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स वो सेटअप होते हैं जहां पर थर्मल यानी टेम्परेचर, कोल ये सब की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो ऐसी फैक्ट्री जहां पर बड़ी बड़ी मशीन है, जहां पे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और धुएं के अंदर यू विल फाइंड सूट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल। सो वो धुएं में से कचरा कैसे निकालना है, हवा में से कचरा कैसे निकालना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का वर्किंग कैसा रहता है? एकदम ही इजी है। आई टेल यू इन वेरी सिंपल स्टाइल, उस हिसाब से इसको याद रखना। अब बेटा सोच किसी फैक्ट्री से ना काला धुआं निकला, ये दिख रहा है काला धुआं? हाँ बोलने का बेटा जरूरी है। ओके, इसके अंदर ना छोटे छोटे काले काले कार्बन के पार्टिकल्स हैं। अब मेरे को इस धुएं में से सारे ये कचरे को, कार्बन पार्टिकल्स को निकाल देना है। इन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे पार्टिकुलेट मैटर। सो ये पार्टिकुलेट मैटर को निकाले तो कैसे निकाले? तो यहां देख बेटा, जैसे ही वो गैस जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है, ओके, यहां से पास होता है ना, सो अंदर की तरफ यहां एक मेटल ग्रिड है। दिस मेटल ग्रिड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। सो ये मेटल ग्रिड क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है बेटा। ओके, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज है। सो जब एयर पासिस थ्रू दिस, सो उस हवा में जितने भी डस्ट है, जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है, इलेक्ट्रॉन्स उससे चिपक जाते हैं। ओके, फिर वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फिर जब वो अंदर से जाता है ना बेटा, तब जाके ये पूरा का पूरा जो प्लेट है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर प्लेट विच इज पॉजिटिवली चार्ज। फिर डस्ट पार्टिकल इस कलेक्टर प्लेट को चिपक जाता है बेटा। ओके, कलेक्टर प्लेट को चिपक जाने के बाद इसको वाइब्रेट करके सारा पार्टिकुलेट मैटर, सारा कचरा नीचे निकाल दिया जाता है और साफ एयर, क्लीन गैस कम्स आउट फ्रॉम हियर। सो लेट्स नेम दिस डायग्राम फर्स्ट। ओके, सो यहां से व्हाट यू फाइंड इज नंबर 1, दिस इज अ मेटल ग्रिड। And metal grid has got which charge beta? Negative charge. Then this entire square, ये center वाला, this is positively charged collector plate. So this is positively charged collector plate. ओके, अब यहां से जब हवा जाएगा बेटा, ओके, सो व्हाट एंटर्स फ्रॉम हियर इज एयर, जिसके अंदर क्या है बेटा? डस्ट है। डस्ट यानी पार्टिकुलेट मैटर, कचरा है बेटा। सो उस हवा से हमको कचरा निकालना है। तो ये हवा जो जा रहा है जिसमें डस्ट है, पार्टिकुलेट मैटर है, सो ये ना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, इट प्रोड्यूसेस कोरोना। कोरोना इज केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ओके, फिर क्या होगा ना, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ चिपक जाते हैं बेटा। सो यहाँ पे वी विल राइट डाउन गैस पार्टिकल्स पिक्स अप नेगेटिव चार्ज। अब ये हवा जब इसके अंदर जाता है बेटा, ओके, तो इसमें हवा भी है और डस्ट पार्टिकल भी है, पर ये डस्ट पार्टिकल अब कैसे हो गए? नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो पूरा का पूरा कलेक्टर प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज उसको चिपक जाएगा बेटा, तो सारा कचरा इस पे चिपक जाता है बेटा। ओके, राइट। उसके बाद ना इसको वाइब्रेट करके सारे कचरे को झड़वा दिया जाता है बेटा। ओके, सो यहाँ पे द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है ना, दीज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे डस्ट पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर प्लेट्स को अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा, दैट दी डस्ट पार्टिकल्स, जिसको तुम पार्टिकुलेट मैटर भी बोल सकते हो, आर अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट। फिर बची कुची जो गैस रहेगी बेटा, दैट इज क्लीन। सो दिस इज क्लीन
गैस स्ट्रीम, राइट? ओके, सो इस डायग्राम का मेन नेमिंग वी विल पुट अप, दिस डायग्राम इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, अच्छा, अब इसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें तुमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहाँ काम आता है? थर्मल पावर प्लांट्स में, यानी तरह तरह के इंडस्ट्रीज में, तरह तरह के फैक्ट्रीज में, क्योंकि उसमें से जो हवा निकलती है उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर होता है, कचरा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स डस्ट और यू कैन से सूट पार्टिकल्स, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर्स भी बोल सकते हैं बेटा। और यहाँ पे बहुत जरूरी याद रखो कि कितना परसेंट कचरा ये निकाल सकता है बेटा? सो 99% ऑफ द डस्ट, 99% ऑफ द सूट एंड पार्टिकुलेट मैटर ये निकाल सकता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, इसका काम करने का मैकेनिज्म कैसा है? सो एयर, जिसमें प्लस लिख रहा हूं बेटा, जिसमें कचरा भी है, डस्ट। ओके, सो द एयर विथ डस्ट इसमें से पास होगा। अच्छा, अब इसका ये मेटल ग्रिड वाला जो सेक्शन है, मेटल ग्रिड वाला सेक्शन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। सो मेटल ग्रिड रिलीजेस लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के साथ चिपक जाएंगे बेटा। सो हर डस्ट पार्टिकल के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ चिपक गया बेटा। ओके, अब ये नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल जब पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर प्लेट्स के बाजू से गुजरेगा, राइट? ओके, तो ये पूरा का पूरा इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? तो डस्ट पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अट्रैक्ट होने के बाद फिर इस डस्ट पार्टिकल को वाइब्रेशन करके, देखा बेटा, अगर दिख नहीं रहा है ना तो याद रख, वाइब्रेशन करके हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। ओके, अच्छा, और ये करने के बाद फिर जो हवा निकलेगी बेटा, वो हवा कैसी होगी? दैट विल बी कंपैरेटिवली क्लीन एयर। So that is the mechanism of working of electrostatic precipitator that we are supposed to know. I hope students will have followed this. चलो, moving on. अब ये जो नेक्स्ट पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर हमको कहाँ मिलेगा? कैटालाइटिक कन्वर्टर हमको मिलेगा ऑटोमोबाइल्स में, यानी ये हमको मिलेगा व्हीकल्स में। अब व्हीकल्स में से जो जो जहरीली गैसेस होती हैं, जो जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये सारे टॉक्सिक गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करके देता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसका नाम कैटालाइटिक कन्वर्टर इसीलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देगा, खराब गैसेस को अच्छे गैसेस में कन्वर्ट कर देगा, बेकार गैसेस को शुद्ध गैस में कन्वर्ट कर देगा, राक्षस गैस को देवी देवताओं में कन्वर्ट कर देगा। सी हाउ दिस वर्क्स। अब ये कैटालाइटिक कन्वर्टर, पहले मेन नेमिंग कर दे बेटा। कैटालाइटिक कन्वर्टर, ओके। अब इसका मैकेनिज्म देखो बेटा कैसा है। अब इसमें ना हार्मफुल गैसेस, ओके, सो व्हीकल्स में से जो जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उन हार्मफुल गैसेस का नाम लिख देते हैं बेटा। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सारी की सारी बेकार गैसेस यहां से एंट्री मारती है। ओके, सो स्टेप 1 है कि ये सारी की सारी बेकार गैसेस यहां से एंट्री मारती है। बेकार गैसेस यानी
हार्मफुल गैसेस। अच्छा, अब क्या होता है ना, कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर दो ब्लॉक होते हैं, यानी दो चेंबर जैसा बेटा। ओके, स्टार्टिंग में ये रिडक्शन ब्लॉक है, उसके बाद ये ऑक्सीडेशन ब्लॉक है। अब मैं यहां लिख देता हूं। ओके, दिस इज रिडक्शन ब्लॉक एंड दिस इज ऑक्सीडेशन ब्लॉक। ओके, रिडक्शन ब्लॉक में क्या होता है, लेट अस पुट इट ओवर हियर। रिडक्शन ब्लॉक में नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, तो ये तीनों गैस अंदर एंट्री कर रही है, इसमें से ये वाली गैस बेटा। ओके, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स है, अब वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन, और वो फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन। कहां पे, रिडक्शन ब्लॉक में। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहां हुआ बेटा, रिडक्शन ब्लॉक में। फिर ऑक्सीडेशन ब्लॉक में क्या होगा, ऊपर दिखा दो बेटा। ऑक्सीडेशन ब्लॉक में जो ऑक्सीजन गैस है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन सो एज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो एज टू प्रोड्यूस वाटर इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहां हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन ब्लॉक में। अब यहां से जो गैस बाहर निकलेगी ना बेटा, वो गैस कौन सी होगी, एक नाइट्रोजन, दूसरा CO2 और तीसरा वाटर वेपर। सो अल्टीमेटली यहां से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन और CO2 और यू कैन से H2O, दैट इज वाटर वेपर। अब तू देखना बेटा, शुरुआत में कौन सी गैसेस ने एंट्री मारा था, सब हार्मफुल गैस थी, और अब कौन सी गैसेस निकल रही है बेटा, कैसी है ये गैसेस, दीज आर हार्मलेस गैसेस। ओके, और ये पूरे को करने के लिए, ओके, ये पूरे के पूरे रिएक्शन को करके देने के लिए हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कैटालाइटिक कन्वर्टर बोलते हैं। अब कैटालाइटिक कन्वर्टर में कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने मेरे एनसीईआरटी के लेक्चर में सिखाया बेटा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ कैटलिस्ट का नाम दिया, इतना डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं है। ओके, कैटलिस्ट कौन सा था, एक था प्लैटिनम, नेक्स्ट इज पैलेडियम एंड लास्ट इज रोडियम। ओके, दूसरी बात, इसमें हमेशा हमको अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करने का, यानी ये जिस गाड़ी में होगा ना, उस गाड़ी में पेट्रोल जो भरोगे ना, वो पेट्रोल में लीड नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो लीड होता है ना, लीड विल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। तो तुम्हारे गाड़ी में जो पेट्रोल है, ओके, वो पेट्रोल में अगर लीड रहा तो लीड क्या करेगा, ये तीनों के तीनों जो कैटलिस्ट है ना, इसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये कैटलिस्ट काम नहीं कर पाएंगे, ये कैटलिस्ट काम नहीं कर पाएंगे तो जहरीली गैसेस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। फिर तुम्हारा गाड़ी जो धुआं छोड़ेगा ना, वो धुआं बहुत ही ज्यादा घातक होगा। इसलिए गाड़ी के अंदर जो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा काम का होता है बेटा। ओके, इसका मैकेनिज्म में हम लोग ने क्या क्या देखा, इसका वर्किंग मैकेनिज्म एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 1 वाज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ने एंट्री मारा बेटा, एंट्री मारने के बाद रिएक्ट किया, ओके, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और कौन सा गैस बना, नाइट्रोजन बना है बेटा, और ऑक्सीजन गैस बना है। ओके, अच्छा, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहां हुआ, रिडक्शन ब्लॉक में। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन रिएक्ट किया हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करने के बाद इसने क्या क्या रिलीज किया बेटा, इसने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसने रिलीज किया वाटर वेपर, और ये नाइट्रोजन गैस कम्स आउट एज इट इज। ओके, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये भी अंदर एंट्री करते हैं, और अल्टीमेटली सारे बाई प्रोडक्ट्स यही मिलते हैं, यानी हार्मफुल गैसेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस गैसेस। और ये जो रिएक्शन हो रहा था, ये कहां हो रहा था बेटा, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन ब्लॉक में। ठीक है, सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेटर एंड कैटालाइटिक कन्वर्टर।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। अब बच्चों आने वाले लेक्चर में हम लोग स्क्रबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रबर का डायग्राम और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो बेसिक पॉइंट्स तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सिखाया है मैंने, मेरे पिछले सारे वीडियोस जाके देखो तो उसमें सारे बेसिक पॉइंट्स कवर किए। यहाँ हम लोग लेफ्ट ओवर एडवांस पॉइंट्स धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे बेटा। आई होप यू ऑल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके राइट, सो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। ओके, पर्यावरण का मान सम्मान करो, उसकी कदर करो। अगर कदर नहीं करेगा तो मरेगा, इंसान जरूर मरेगा। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।